दिल्ली से खबर, पीएम मोदी से सीएम धामी की मुलाकात होने जा रही है। अब से थोड़ी ही देर बाद ये मुलाकात हो सकती है। आज ये मुलाकात का समय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से 2 बजे मुलाकात होगी, जबकि शाम 6 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम धामी की मुलाकात का कार्यक्रम है। चंपावत चुनाव में प्रचंड जीत के लिए केंद्रीय नेताओं का आभार जताया जाएगा इन मुलाकातों में। तो अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम धामी की मुलाकात होगी। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी 2 बजे मुलाकात का समय है और फिर शाम 6 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम धामी मुलाकात करेंगे। आज दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत चुनाव में प्रचंड जीत के लिए वे केंद्रीय नेताओं का आभार जताएंगे। बता दें कि चंपावत उपचुनाव में प्रचंड जीत सीएम धामी ने हासिल की है, जिसके बाद वे दिल्ली के दौरे पर हैं और यहां केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया जाएगा। इस बाबत पीएम मोदी से अब से कुछ ही देर में मुलाकात होने जा रही है और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी और फिर जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे शाम 6 बजे मुलाकात होनी है। इसके साथ ही उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र का भरपूर सहयोग मिले और जो वादे चुनाव से पहले चंपावत के विकास के लिए, पूरे उत्तराखंड के विकास के लिए किए गए थे, उन्हें समय अनुसार पूरा किया जा सके, इसके लिए भरपूर सहयोग मिले। इस पूरी उम्मीद और आशा के साथ ये मुलाकात होगी, अपनी बात रखी जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये जो जीत है, ये केंद्रीय नेताओं के आभार को व्यक्त करने के लिए ये मुलाकात है। जो जीत हुई है उस पर बता दें कि 2022 में जो चुनाव हुए विधानसभा के उत्तराखंड में, उसमें अपनी सीट हार गए थे सीएम धामी। उसके बाद चंपावत में उपचुनाव हुए और फिर उन्होंने जीत हासिल की। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी से, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बताएं कि कितना समय और बाकी बचा है पीएम मोदी से मुलाकात होने में सीएम धामी की? जी देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त उत्तराखंड सदन में ही मौजूद हैं। कुछ देर में अगर बात करें तो यहाँ से निकलने वाले हैं, सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए। फिलहाल अगर बात करें तो उनको 1 बजे पहुंचना था, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यस्तता के चलते कुछ कार्यक्रम में डिले हुआ है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में वो यहाँ से निकलेंगे और इसके बाद सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से चंपावत में एक ऐतिहासिक जीत हुई है और 93% मतदान जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में हुआ है, तो इसको लेकर के वो केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करेंगे और प्रधानमंत्री से आशीर्वाद भी लेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो आगे की कार्य योजनाओं को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन लेंगे कि किस तरीके से आगे तमाम सारी जो कल्याणकारी नीति है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको जनता के बीच में ले जाया जाए और आगे उत्तराखंड राज्य में क्या क्या विकास कार्य में किस तरीके से तेजी लाई जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। चूंकि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो अपनी कार्य योजना है, इसको लेकर के केंद्र में जो तमाम सारे केंद्रीय नेतृत्व है, खासतौर से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, तो इनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं। उसी कड़ी में अगर बात करें तो चंपावत में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की प्रचंड जीत हुई है, उसके बाद वो पहली बार दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं। ऐसे में केंद्रीय जो नेतृत्व है उनका वो आभार भी व्यक्त करेंगे कि उनको फिर से मौका दिया गया चंपावत में उपचुनाव लड़ने का और वहां जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई है उसको लेकर के आशीर्वाद भी आगे लेंगे और आगे के जो तमाम सारे कामकाज हैं इसको लेकर के भी एक मार्गदर्शन लेने की कोशिश होगी कि आगे किस तरीके से जो तमाम सारे विकास कार्य हैं उसको किया जाए। और जो अब तक मुख्यमंत्री ने कार्य किए हैं उत्तराखंड के अंदर, खासतौर से जब से उन्होंने शपथ ली है 22 मार्च से, उसके बाद से जो अब तक के कार्य किए हैं उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग करेंगे कि किस तरीके से तमाम सारे जो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं और आगे किस तरीके से तमाम सारे कार्यों को चलाया जाए, इसको लेकर के दिशा निर्देश लेंगे। बिल्कुल, और कुछ ही देर बस बाकी है जिसके बाद ये मुलाकात होगी। अविनाश, और आगे भी जानकारी लेते रहेंगे रक्षा मंत्री से भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उनसे भी मुलाकात का आज कार्यक्रम है, उस पर भी आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया अविनाश। और चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू के चयन को ऐतिहासिक बता रहे हैं। अजय भट्ट ने कहा है कि उनका पद पर बैठना ऐतिहासिक निर्णय होगा। इतिहास रचा है हमने, आज तक कभी भी आदिवासी यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बन पाई, आज पहली बार हुआ है और बहुत सौम्य हैं, बहुत सज्जन हैं, अपने काम के प्रति बहुत ही उनका समर्पण रहा है, चाहे वो विधानसभा में रही हों, अन्य पदों पर रही हों या फिर वो राज्यपाल रही हों। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के लिए, और उनके इस चयन पर यहां सुना आपने अजय भट्ट को, उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णय है।
और बढ़ेंगे आगे एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां आईएएस रामविलास की कोर्ट में पेशी आज होनी है। आज रामविलास की विजिलेंस कोर्ट में पेशी कराई जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में कल ही गिरफ्तारी हुई है और आज कोर्ट में पेशी होगी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विजिलेंस ने बीती रात ही आईएएस को गिरफ्तार किया आय से अधिक संपत्ति मामले में। देहरादून से बड़ी खबर, आईएएस रामविलास यादव की कोर्ट में आज पेशी होनी है और अब से कुछ ही देर बाद विजिलेंस कोर्ट में ये पेशी होगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में कई घंटों की पूछताछ उनकी हुई है और उसके बाद विजिलेंस ने बीती रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस रामविलास को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। और चलिए ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं, रवि केंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बताएं कि ये 13 घंटे की पूछताछ के बाद जो गिरफ्तारी हुई है, आज कोर्ट में पेशी होनी है, कितना समय बाकी बचा है, कब तक ये पेशी हो पाएगी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जो विजिलेंस से अभी तक जानकारी मिल रही है 2 से 3 बजे के बीच रामविलास यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो कल पौने 1 बजे रामविलास यादव विजिलेंस के दफ्तर पहुंचे थे, उसके बाद 13 घंटे की तकरीबन ये पूछताछ चली और उसके बाद रात को 2:15 पर रामविलास यादव जब अपने जो सवाल उनसे पूछे गए थे उनका सही जवाब नहीं दे पाए तो उसके बाद विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अभी 2 से 3 बजे के बीच उनको कोर्ट में पेश करना है, क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को कोर्ट में पेश करना होता है। इसके बाद किस तरीके की आगे कोर्ट इस पर निर्णय लेता है, एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे रामविलास यादव पर किए गए थे और उससे पहले जब एक कमेटी बनाई गई थी विजिलेंस के द्वारा भी उनको कई बार बुलाया गया था, तो उनके द्वारा जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया गया। इसके बाद रामविलास यादव हाई कोर्ट पहुंच गए वहां पर अपने स्टे को लेने, लेकिन कोर्ट ने भी पहले ये कहा कि आप विजिलेंस की जांच में सहयोग कीजिए। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने जो जितने भी सवाल उनसे पूछे गए, जो संपत्तियों का जो पूरा ब्यौरा पूछा गया, तो उसमें एक भी जो जवाब थे वो रामविलास यादव सही तरीके से नहीं दे पाए कि इतनी संपत्ति अर्जित करने और कैसे उन्होंने ये संपत्ति अर्जित की है। तो यही वजह रही कि लगातार जो पूछताछ है वो बहुत लंबी चली। पौने 1 बजे से पूछताछ शुरू हुई थी, रात के 2 बजे बाद भी पूछताछ चलती रही और आखिरकार फिर विजिलेंस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। आज जब वो कोर्ट में पेश होंगे तो देखना होगा कि न्यायालय उनके लिए क्या निर्णय देता है और आगे किस तरीके की कार्रवाई रामविलास यादव पर होगी। क्योंकि विजिलेंस साफ तौर पर कहेगी कि आगे भी और पूछताछ करनी है और उसके लिए वे जरूर आगे अपनी मांग रखेंगे। देखना होगा कोर्ट उस पर क्या फैसला लेती है। शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आय से अधिक संपत्ति मामले में रामविलास के खिलाफ कार्रवाई हुई है और इसी पर विजिलेंस के डायरेक्टर अमित सिन्हा ने बातचीत की है हमारे संवाददाता विनोद कुमार से। सुनिए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे साथ में विजिलेंस डायरेक्टर अमित सिन्हा जी हैं। सर, प्रथम दृष्टया इस प्रकरण को किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुछ निकल कर अभी आया है? देखिए, जब शुरुआत में इनके आय से अधिक संपत्ति की जांच हम लोगों को मिली थी, जो खुली जांच में इनसे इनकी संपत्ति जो हम लोग को पता लगी तो लगभग 522% के करीब अधिक मिली थी संपत्ति, जिसके आधार पे हमें मार्च 2022 में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मिल गई। और उसके बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद हम लोगों ने समय पर काफ़ी प्रयास किया कि हमें पता कर सके कहाँ है इनकी संपत्ति, और तो वो जाँच हम करते रहे। इस बीच इनके बारे में जो संपत्ति मिली उसमें हमने इनसे पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन ये नहीं आए। अभी माननीय उच्च न्यायालय में के निर्देश के बाद जब ये आए तो इसके बाद भी इनके पास कोई जवाब नहीं था, न कोई, बल्कि मैं कहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी ये डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिलेंस दफ्तर नहीं आए, हमें किसी भी सवाल का जवाब सही तरह से नहीं दिया, जिस कारण से इनको रात में हमें गिरफ्तार करना पड़ा और आज हम इन्हें जुडिशियल रिमांड भेज रहे हैं और साथ में हम पुलिस कस्टडी रिमांड की भी रिक्वेस्ट हम 1-2 दिन में करेंगे, जिससे कि हम इनको अलग से पूछताछ कर सकें। करीब 6 से 7 जगहों पर जो इनके ठिकाने थे संपत्तियों की जांच विजिलेंस कर रही थी। अब किस तरह से आप देखते हैं गिरफ्तारी हो चुकी है और जो बैंक अकाउंट से या फिर अन्य दस्तावेज है उनको किस तरह से फ्रीज करेंगे? देखिए, बैंक अकाउंट फ्रीज करना तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में जो दस्तावेज मिले हैं वो चूंकि विवेचना का विषय है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोलना चाहूँगा। वो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चलेगी और हमें उम्मीद है कि हम इसमें बढ़िया से चार्जशीट भी करेंगे। आज कोर्ट में पेश होंगे और उसके बाद में आप किस तरह से रिमांड की बात करेंगे सर? इसके बाद हम लोग जैसे आज कोर्ट में पेश करने के बाद हम लोग इसको कस्टडी रिमांड की बात करेंगे, ताकि ये हम इनसे पूछताछ कर सकें। अभी तक पूछताछ इनसे हो नहीं पा रही है, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। कुछ निकल के आया, क्योंकि कल करीब 13 घंटे की उनसे पूछताछ भी हुई है, और क्या सवालों के जवाब किस तरीके से उन्होंने दिए, क्या संतोषजनक था या नहीं था? देखिए, इन 13 घंटे में यही कहूँगा कि इन्होंने किसी भी सवाल का हमारा जवाब नहीं दिया, टालते रहे बातों को और कभी भी इन्होंने सहयोग नहीं किया हमें इन्वेस्टिगेशन। कुछ
कुछ और अन्य जो इनके सबॉर्डिनेट हैं या फिर परिजन हैं, उनसे भी आप बातचीत करने की कोशिश? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इनसे पत्नी से इनकी बातचीत करने की हमारे प्रयास चल रहे हैं। उनको सफीना भी दिया था, वो आए नहीं। हम उनको भी बुलाएंगे इसमें, क्योंकि इन्होंने कई सारी संपत्तियों पे अपनी पत्नी का नाम दिया है कि उनके बाद। सर, विजिलेंस डायरेक्टर अमित सिन्हा जी थे, बता रहे थे कि जांच पूरे मामले की चल रही है और अन्य इस पूरे मामले में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनबर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। सुना आपने, कस्टडी रिमांड की यहाँ मांग की जाएगी और कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है ये भी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। बहरहाल आईएएस अधिकारी रामविलास यादव पर हुई कार्रवाई को लेकर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से बातचीत की है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। सब बातचीत में मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उत्तराखंड के एक आईएएस को सस्पेंड करके गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सारे मामले उत्तर प्रदेश के समय के हैं और कानून अपना काम कर रहा है। हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे छोटा कर्मचारी हो, बड़ा अधिकारी हो या सामान्य नागरिक हो। कहीं पर भी अगर वो दोषी पाया जाता है तो कानूनन कार्रवाई होती है। तो इसमें कानून अपना काम कर रहा है। अगर बात करें, जैसे ही उत्तराखंड में आपकी सरकार बनी है उसके बाद से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और तमाम सारे जो लोग ढीला काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त चेतावनी दी जा रही है। हाँ, मैंने कहा कि जो भी सरकार से धन लेते हैं यानी वेतन लेते हैं किसी भी माने में, वो पर्याप्त सरकारें देती हैं। उसके बावजूद भी जो गलत काम करते हैं और दुरुपयोग करते हैं अपनी पावर का, उन पर हमारी सरकार ने कड़ी निगरानी रखी है। और देश में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जो दुनिया में रेटिंग पर नंबर 1 पर आ रहे हैं लगातार, और ईमानदारी का संकल्प लिया हुआ है हर क्षेत्र में, उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारी सरकारें काम करती हैं। कहीं पर भी अगर कोई गलत हुआ तो उसका परिणाम तो उसको भुगतना पड़ेगा। कानून में जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार लगातार भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है और जो लोग कार्यवाही में ढीलापन कर रहे हैं या काम करने में कहीं ना कहीं लचीलापन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त चेतावनी दी जा रही है। कैप्टन धर्मतन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर गणेश जोशी का बयान भी आ चुका है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारी पर सीएम धामी ने सही एक्शन लिया है। गणेश जोशी का यह बयान, भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम धामी ने बड़ा एक्शन लिया है, अफसरों की आय का ब्यौरा भी होना चाहिए सार्वजनिक। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी 2 की जो सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। आपने कल देख लिया, सरकार से एक आईएएस को सस्पेंड किया, गिरफ्तार हुआ। ये और लोगों के लिए भी संदेश है, अगर दूसरा कोई रामविलास यहाँ पर होगा तो उसके खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी। ये संदेश इस कार्रवाई के माध्यम से सरकार ने प्रदेश के अंदर दिया है और कहीं भी इस प्रकार की कोई कोताही होगी, कोई गलती होगी, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर रामविलास की गिरफ्तारी पर विपक्ष के नेताओं के बयान भी अब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि रामविलास की गिरफ्तारी होना कोई हैरानी की बात नहीं है। 2017 में जब सरकार बनी थी तब राज्य सरकार ने कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति होगी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार पर सरकार अपने आप को असहाय महसूस कर रही है और इसीलिए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही। उत्तराखंड में आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ देर में उनकी कोर्ट में पेशी होगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी। सर, गिरफ्तारी हो गई है, सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सख्त नीति लागू रहेगी। देखिए, सरकार का ये कहना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका ज़ीरो टॉलरेंस है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोकायुक्त लाने का काम करेंगे। आज 5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया है, लेकिन लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। तो इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छा शक्ति सरकार में नहीं है।
जहाँ तक आईएएस रामविलास यादव का प्रकरण है, उसमें एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई और जब उस शिकायत की जांच हुई तो उस शिकायत में जो कहा गया था वो तथ्य सही पाए गए और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो सरकार लेकिन लगातार ये कह रही है कि हम तमाम सारे अधिकारियों पर, उनके कामकाज पर निगरानी रख रहे हैं। जो कामकाज में ढीलापन कर रहे हैं उनके खिलाफ चेतावनी भी दे रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक बात बताइए ना, वो लोकायुक्त क्यों नहीं ला रही है सरकार? क्यों डरी हुई लोकायुक्त से? क्योंकि लोकायुक्त के जद में जो है सरकार भी आएगी, इसीलिए डरी हुई है ना। आप अधिकारियों पर, दूसरों पर शिकंजा कसने की बात करते हो और जब आप पर लोकायुक्त के माध्यम से शिकंजा कसने की बात होती है तो आप लोकायुक्त को दरकिनार कर देते हो। सरकार की कहीं पर भी कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि वो भ्रष्टाचार से लड़ने का काम करे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, जिनका कहना है कि जिस तरीके से रामविलास यादव की गिरफ्तारी हुई है, उत्तराखंड में सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से बचना चाहती है, इसीलिए लोकायुक्त को नहीं बना रही है। कैप्टन धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर कहा है कि सरकार ने कोई बड़ा कमाल नहीं किया है। क्या कुछ और कहा, खुद सुनिए। देखिए, रामविलास यादव तो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश से उनकी जांच चल रही थी। उत्तर प्रदेश के वो नौकर हैं, उत्तराखंड का तो उनका कोई लेना देना था नहीं। सारी जांच तो उत्तर प्रदेश के समय से उनकी चल रही थी। यहाँ की सरकार ने कोई नया नहीं किया, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। और जहाँ तक गणेश जोशी जी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रामविलास यादव हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ रामविलास यादव हैं कहाँ? विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से उनकी सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अगर ऐसे कहीं है तो ये कहाँ छिपा के रखे हैं? कृपया उनको भी बाहर निकालिए। तो कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार आईएएस रामविलास को कल रात 2 बजे विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि रामविलास यादव पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के कई आरोप हैं। विजिलेंस अधिकारियों ने रामविलास यादव से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उनके दस्तावेज का सत्यापन किया गया और करीब 100 से अधिक सवाल किए गए। कुछ पर यादव चुप्पी साध गए तो कुछ पर टीम को इधर उधर की बातों में उलझाने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि आईएएस रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस ने 2.5 साल पहले जांच शुरू की थी। इस दौरान उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन वे विजिलेंस के सामने नहीं आए। विजिलेंस ने उनसे दफ्तर में ही पूछताछ करने को कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद बुधवार को हाईकोर्ट के निर्देश पर आईएएस रामविलास यादव दोपहर करीब 1 बजे कारगिल स्थित विजिलेंस निदेशालय पहुंचे थे। यहां रामविलास यादव से पूछताछ शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि पूछताछ में करीब 6 अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने रामविलास यादव से 13 घंटे तक पूछताछ की। रामविलास यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जिसे लेकर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था। विजिलेंस ने बीते साल सितंबर में अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इसमें आकलन था कि रामविलास यादव के पास उनके ज्ञात आय के स्रोत से 547% अधिक संपत्तियां हैं। मुकदमे के बाद विजिलेंस ने उनके लखनऊ, गाजीपुर और देहरादून स्थित आवासों पर छापेमारी की थी। इस दौरान वहां कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए रामविलास यादव हाईकोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन रामविलास यादव को वहां से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद विजिलेंस ने शिकंजा कसा और रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना को लेकर सियासत जारी है। आज एक बार फिर से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने योजना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं पूर्व सीएम और सांसद तीरथ सिंह रावत ने अग्निपथ योजना के फायदे गिनाए। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने जिस तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है, उसके विरोध में पूरे देश के नौजवान साथी सड़कों पर उतरे हैं और कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से केंद्र सरकार देश के बेरोजगार नौजवान साथियों के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है और कांग्रेस नौजवान साथियों की इस लड़ाई को लड़ने का काम करे। और इसीलिए कल राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ईडी का मामला तो बहुत छोटा है, लेकिन अग्निपथ में जो कुछ हो रहा है उसके विरोध में कांग्रेस
इस देश के युवाओं के साथ खड़े होने का काम करें। हम निश्चित रूप से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। अग्निपथ आम युवाओं को यदि पूछें तो उनमें ये इसकी स्वीकार्यता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो कि केवल उपद्रव और देश के प्रति जो उनके मन में भाव नहीं है, ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने केवल अपने परिवार तक सीमित रखा और राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, वही आज इसको उकसाने का काम कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तराखंड में 3 जगहों पर बनेंगे हेलीपैड। चक्राता, भीमताल और कोडियाला के पास ये हेलीपैड बनाए जाएंगे, जहां मुख्य सचिव के निर्देश है। भूमि चिन्हित के लिए अब अभियान चलाया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर, एयर कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों के पास हेलीपैड का होना जरूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।